हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, जैसे कि अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस, जो हम प्रिकॉशंस हमको क्या लेने चाहिए वाइल वी आर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, उस बारे में आज हम बात करेंगे। और स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स की, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के स्टोरेज एंड क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए वाइल वी आर हैंडलिंग दीज सब्सटेंसेस। So handling and storage of radioactive materials. Great care has been taken in handling and storage of radioactive materials for protecting people and personnel who handle it from harmful radiation which the radioactive material emits. So जब कोई भी हैंडल कर रहा है या स्टोर कर रहे हैं हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को, तो ग्रेट केयर, हमको बहुत सावधानी से वो चीज़ें हैंडल करनी है। जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं किसको, रेडियो एक्टिव मटेरियल को, फॉर प्रोटेक्टिंग, किस लिए हमको ये करनी है, ताकि जो पर्टिकुलर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो उसको हैंडल कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो भी उनसे बच के रहे, यानी बचाव कर पाए वो अपना, और अदर जो कैंडिडेट्स हैं, अदर जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, उनको भी वो बचा पाए हार्मफुल इफेक्ट से उन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल के। सो पर्सनल हु हैंडल इट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन विच आर रेडियो एक्टिव मटेरियल इमिट्स, और कौन सी हार्मफुल रेडिएशन है जो कि वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट कर रहा है, उसमें से रिलीज हो रही हैं, उन हार्मफुल रेडिएशन से वो अपने आप को, क्योंकि वो खुद हैंडल कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, और वहाँ पे जो प्रेजेंट है अदर ह्यूमन बींग्स, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसलिए ग्रेट केयर, एक बहुत सावधानी से उन चीज़ों को हैंडल किया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है सर्टेन precautions have to be taken while working with detectors, radio assays, manufacturing और handling of radioactive materials। तो कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस हैं, कुछ सर्टेन आप कह सकते हो सावधानियां हैं जो ली जानी चाहिए जब हम काम कर रहे हैं डिटेक्टर्स के साथ, रेडियो एक्टिव एसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हैंडल हो रहे हैं, या फिर हम हैंडलिंग कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की। तो कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या है वो, इन ऑर्डर टू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स of radiation, radioactive material must be stored in an area not frequently visited by people। तो और इस मतलब प्रिकॉशंस को ध्यान में रखने के क्रम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड्स ऑफ रेडिएशन। जो हैजार्ड्स यानी कि जो हानियां हो सकती है, जो नुकसान हो सकता है रेडिएशन से, उससे बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, वो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स या वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसी जगह पर प्लेस करने चाहिए, ऐसी जगह पर उनको स्टोर करना चाहिए जहाँ पे लोगों का आवागमन जो है वो कम से कम हो, कम से कम लोग वहाँ पे आए जाएं। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर वर्किंग एरिया या जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहीं पे आपने स्टोर कर दिया। एक सेपरेट प्लेस सेलेक्ट करना है जहाँ पे लोगों की आवाजाही कम हो, वहाँ पे हमको स्टोर करना है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द रेडिएशंस जो इमिट कर रहा है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट है थिक ग्लास कंटेनर यूजुअली प्रोवाइड अच्छा विजिटेड बाय पीपल, शील्डिंग में भी रिक्वायर्ड। तो शील्डिंग है, शील्डिंग का मतलब है एक प्रोटेक्शन काइंड ऑफ ए थिंग, एक शील्ड वहाँ पे होने चाहिए। नाउ डेज वी आर यूजिंग फेस शील्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस। फेस शील्ड हम यूज कर रहे हैं एक पेपर ग्लास टाइप का, तो उस तरह की शील्ड होती है। तो शील्ड में भी रिक्वायर्ड हो सकती है वहाँ पे। थिक ग्लास कंटेनर यूजुअली प्रोवाइड सफिशिएंट शील्ड। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए थिक ग्लास कंटेनर्स, थिक ग्लास कंटेनर जो हैं वो यूजुअली आमतौर पे यूज किए जाते हैं, उनको वो अच्छे तरह से सील्डिंग प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर पाते हैं रिगार्डिंग किसके, उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। तो उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम थिन ग्लास के कंटेनर्स में रखेंगे तो वो थिन ग्लास का कंटेनर एक्ट करेगा एज ए शील्ड, राइट। आगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गामा रेडिएशन लेड शील्डिंग हैज टू बी यूज्ड। गामा रेडिएशन का एज आई प्रीवियसली डिस्कस्ड, गामा रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर, भेदने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी विल यूज लेड शील्ड फॉर व्हाट, गामा रेडिएशन के लिए। गामा रेडिएशन के लिए हम वो शील्ड यूज करेंगे दैट इज मेड फ्रॉम लेड।
नेक्स्ट है द स्टोरेज एरिया मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड फॉर द रेडियो एक्टिविटी। जो हमने स्टोर किया हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, तो हमको वो पर्टिकुलर एरिया डेली बेसिस पे रेगुलरली चेक करना है। चेक इसलिए करना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि वहां पे कोई रेडिएशन तो इमिट नहीं हो रही है, वहां पे कोई रेडिएशन तो रिलीज नहीं कर रहा है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो हमको वो रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द वर्किंग एरिया शुड नॉट बी गेट कंटामिनेटेड विद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। तो देयर इज several types of contamination. There is a microbial contamination, but in the case of radioactive substances, if वहाँ पे इमिटेशन हो रहा है, इमिट हो रही है रेडिएशन, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो कंटामिनेटेड माना जाएगा रेडिएशन से, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन कंटामिनेटेड एरिया। सो हमको वो वर्किंग एरिया है वो उसको हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल से कंटामिनेटेड नहीं होने देना, हमको चेक करते रहना है। इफ रेडियो एक्टिव लिक्विड has to be handled, it must be carried in trays having absorbent tissue paper so that any spillage will get absorbed by the paper. If in the case the radioactive substance which we had is liquid, if we have a liquid radioactive substance और हमको उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रे हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं स्प्लेज के। स्प्लेज का मतलब है एक तरह से छलक जाना, मतलब उस बर्तन से बाहर की ओर गिर जाना। अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो हिल डुल के हो सकता है बाहर की ओर वो गिर जाए, छलक जाए। तो उस चीज के लिए हमको प्रिवेंट करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर ट्रे में एक ऐसा टिश्यू पेपर, सो दैट वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर पाए इन केस अगर वो बाहर गिर रहा है, लिक्विड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वो बाहर गिर रहा है, तो वो टिश्यू पे गिरे और टिश्यू उसको एब्जॉर्ब कर ले ताकि एनवायरमेंट में वो ना फैले। तो वो सब चीजें भी हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रबर ग्लोव्स हैव टू बी यूज्ड व्हेन वर्किंग विद रेडियोएक्टिव लिक्विड्स। तो द पर्सन हु इज हैंडलिंग द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस मस्ट वियर व्हाट ही मस्ट वियर रबर ग्लोव्स। ठीक है, ग्लव्स उसको पहनने हैं रबर के। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर मेकिंग यूज ऑफ ग्लास एपरेटस इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट दे हैव बीन इनएक्टिव। If we are using any glass container for the purpose of shielding or for the storing of that radioactive substance, then what should be checked first? We should check कि वो जो ग्लास है वो इनएक्टिव फॉर्म में हो। ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके वहां पे कोई रिएक्शन परफॉर्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होना है। फर्स्टली वी मस्ट चेक कि जो ग्लास कंटेनर हम यूज करने वाले हैं वो ग्लास कंटेनर, वो ग्लास जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में हो, ये हमको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट है द वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज टू बी स्टोर्ड टिल द एक्टिविटी बिकम्स लो बिफोर द डिस्पोजल। तो वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज टू बी स्टोर्ड टिल द एक्टिविटी बिकम्स लो बिफोर इट्स डिस्पोजल। ओके, तो इन केस हमारे पास वेस्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि वेस्ट है, वो किसी यूज का नहीं है, तो हमको ऐसा नहीं है कि जस्ट जैसे कि हम कोई भी और जो वेस्ट हम ऐसे फेंक देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं। हमको वेट करना है पहले उसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो रेडिएशंस हैं, जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो कम हो। पहले वो जब एक्टिविटी या रेज रिलीज करना बंद कर देगा तब हम उसको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हम उसको अलग से, उसके अलग कुछ रूल्स होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमको मतलब एक आप कह सकते हो अगर उसको हम डस्टबिन में कर रहे हैं या उसके अलग रूल्स होते हैं, उसको हम डस्टबिन में नहीं फेंक सकते ऐसे। तो लेकिन हमको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट डिक्लेयर करने से पहले कि हाँ इसको अब अलग हटा दो, पहले वेट करना है कि जो उसमें से रेज इमिट हो रही हैं वो कम हो जाए, वो खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग प्रिकॉशंस हैव टू बी kept in mind while handling and storage of radioactive substances. Other than these points, there are some more points, some more precautions जो हमको ध्यान में रखने हैं जो हैंडल या स्टोर कर रहे हैं हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को। तो नंबर फर्स्ट वन इज देयर, वन शुड नॉट टच रेडियोएक्टिव इमिटर विद हैंड बट इट शुड बी हैंडल्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप्स और सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। सो इवन इधर हमने रबर ग्लव्स पहने भी हुए हैं लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे उसको हाथ से हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को हैंडल ना करें। वी विल ट्राई कि हम उसमें हाथ से हम उसको ना हैंडल करें, ट्रांसफर ना करें, हम फोर्सेप्स या किसी भी और इक्विपमेंट की हेल्प से उसको ट्रांसफर करें। दैट विल बी मोर सेफ टू दैट पर्सन एंड अदर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। नेक्स्ट है
Smoking, eating and drinking activities should not be done in the laboratory where the radioactive material, okay. तो जो बेसिकली लैब्स में वैसे भी अलाउ नहीं होता है, नॉट इन द केस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, अदर लैब्स में भी अलाउ नहीं होता है। आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ पी रहे हैं, तो वो हमको टोटली अवॉइड करना है वाइल वी आर सिटिंग इन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की लैब में, या हम उनके साथ हम डील कर रहे हैं, या उनके साथ हम वो चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो हमको खाना पीना वहाँ पे नहीं करना है। तो ये मैंने स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। सो इस स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड का जो टॉपिक है, व्हाट आर द पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल वी आर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग एनी फार्मास्यूटिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो उसी में थर्ड पॉइंट है आगे, सफिशिएंट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड शील्डिंग हैव टू बी यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग द मटेरियल। तो सफिशिएंट प्रोटेक्टिव क्लोथ हमको पहनने और हमको शील्डिंग यूज करनी जब हम हैंडल कर रहे हैं उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को। नंबर 4 है, रेडियो एक्टिव मटेरियल हैव टू बी स्टोर्ड इन सुटेबल लेबल्ड कंटेनर। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको हम जिस कंटेनर में हम उसको रखेंगे, हम उसको स्टोर करेंगे, वो प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए, उस पर मेंशन होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है और कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने रखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीजें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर में हम उसको रखेंगे, स्टोर करेंगे। नंबर 5 है, एरियाज वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैव बीन स्टोर्ड और यूज्ड should be monitored that is tested for radioactive regularly। ये प्रीवियस पॉइंट में मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक पॉइंट में बताया था कि जो एरिया में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं उसको हमें रेगुलरली बेसिस पे रेगुलेट करना है कि वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का कोई भी मतलब वहाँ पे रेडिएशन तो रिलीज नहीं हो रही है, इमिट तो नहीं कर रहा है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन को, वो हमें रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। क्योंकि अगर वो इमिट कर रहा होगा और वहाँ पे लोग आ जा रहे होंगे और आपने उसको रेगुलरली चेक नहीं किया है, तो वो जो ह्यूमन बींग्स है वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे और वो हार्मफुल हो सकती हैं उन पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज आपके लिए भी। नंबर 6 है, डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल शुड बी कैरिड आउट विद ग्रेट केयर। एक प्रॉपर सावधानी हमको रखनी जब हम डिस्पोजल कर रहे हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का, तो हमको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं और हमको चीजें ध्यान में रखनी है, यही सब चीजें भी ध्यान में रखनी है और इसके अलावा भी एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है डिस्पोजल का, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिस्पोजल्स का। So now here are some applications of radioisotopes. Radioisotopes find use in medicine in 4 different ways। जो radioisotopes है जिसका डेफिनेशन मैंने इसका यानी कि लेक्चर नंबर 12 में आई थिंक मैंने बताया होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। रेडियोआइसोटॉप्स का डेफिनेशन मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो रेडियोआइसोटॉप्स का यूज जो है मेडिसिन फील्ड में 4 डिफरेंट तरीके से है और वो 4 डिफरेंट वेज कौन से। नंबर 1 है रेडिएशन सोर्स इन थेरेपी में यूज करते हैं। नंबर 2 है रेडियो एक्टिव ट्रेसेस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। नंबर 3 है रिसर्च के लिए। नंबर 4 है स्टेरिलाइजेशन। सो these four ways in which we use radioisotopes. So now the selection of radioisotope has been found to depend upon the type, energy and properties of the radiation required। तो सिलेक्शन जो है रेडियो आइसोटॉप्स का या आइसोटॉप्स का वो हम कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है कि टाइप क्या है, एनर्जी हमको कितनी चाहिए और प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। मतलब जो रेडिएशन हमको रिक्वायर्ड है फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी मेडिसिन पर्पस, इवन इन थेरेपी, इवन इन डायग्नोस्टिक पर्पस। तो उन रेडिएशंस को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि जो हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं या फिर हम थेरेपी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर थेरेपी में कितनी पेनिट्रेशन पावर की रेडिएशन होनी चाहिए, कितनी एनर्जी उसमें होनी चाहिए, ये सब चीजें पॉइंट्स हम ध्यान में रख के देन वी विल सेलेक्ट द टाइप ऑफ radioisotopes। So some application of radioisotopes are as follows। Other than these 4 types, there are some other applications of radioisotope जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया। नंबर 1 है radioisotopes in therapeutics। नंबर 2 है radioisotopes in diagnosis। नंबर 3 है रिसर्च एंड इंस्टॉलेशन, सेम एज दिस वन, लगभग सिमिलर ही पॉइंट है। तो नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे radioisotopes in therapeutics। So the therapeutically used radioisotopes have been found to depend mainly on their ability of ionized atoms। ionization भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसकी बताया है, प्रीवियस वीडियो में, सॉरी। तो थेराप्यूटिकली यूज्ड आइसोटॉप्स वो हमको कैसे फाइंड आउट करने, वो डिपेंड करता है मेनली उनकी एबिलिटी, आयोनाइज करने की एटम्स को एबिलिटी क्या है।
आइसोटॉप्स की, उस पर डिपेंड करता है कि हमको सिलेक्शन थेराप्यूटिकली कौन सा आइसोटॉप्स हमको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसमें है द एनर्जी मेजरमेंट इन्वॉल्व इन द रेडिएशन एंड रिजल्टिंग इन आयोनाइजिंग मे बी एक्सप्रेस्ड इन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कॉल्ड MeV। तो एनर्जी मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है रेडिएशंस में, और रिजल्ट क्या होता है इन आयोनाइजिंग एक्सप्रेस कर, जो एनर्जी मेजरमेंट जो रेडिएशन में इन्वॉल्व हो रहा है उसको अगर हम एनर्जी मेजरमेंट करना चाहें और आयोनाइजिंग को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसको हम मेजर करने पे एक्सप्रेस किस यूनिट में करेंगे। देयर हम हर एक मेजरमेंट की यूनिट होती है, तो एनर्जी रेडियो आइसोटॉप की एनर्जी मेजर करने की क्या यूनिट है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दैट इज मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज नोन एज MeV, राइट। अब रेडियो आइसोटॉप्स में भी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, रेडियो आइसोटॉप्स को हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे है इफ द रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड एक्सटर्नली और यूज्ड एज इम्प्लांट्स in sealed capsules in a tissue, the dose could be terminated by removal of sources. If we are using any radioisotopes externally, then what will happen, we are using it as a implant, किसमें, in sealed capsules में, और उसको हम कर रहे हैं एक टिश्यू में, हम उसको रख रहे हैं। हम डोज को टर्मिनेट कर सकते हैं रिमूव करके, जो सोर्स है, जो इम्प्लांट है, उसको हम टिश्यू से रिमूव करेंगे तो डोज ऑटोमेटिकली वहां पे पास आउट होनी बंद हो जाएगी, रेडिएशन इमिटेशन जो हो रहा है वहां पे उस टिश्यू में होना बंद हो जाएगा, राइट, इन द केस ऑफ एक्सटर्नली। एंड इफ वी आर यूजिंग एनी रेडियो आइसोटॉप्स इंटरनली, देन व्हाट विल हैपन, इफ दे आर गिवन इंटरनली एज अनसील्ड सोर्सेज, अनसील्ड सोर्सेज में अगर हम इंटरनली उसको दे रहे हैं, देन द डोज कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय रिमूवल ऑफ सोर्सेज। तो डोज जो है, हम अगर उस सोर्स को रिमूव भी कर देंगे तो भी डोज जाना वहां पे बंद नहीं होगा। सो ये हमने फर्स्ट वाला रेडियो आइसोटॉप्स इन थेराप्यूटिक्स का हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल एक्सप्लेन रिमेनिंग 3 दैट आर रेडियो आइसोटॉप्स इन डायग्नोस्टिक, रिसर्च एंड स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कवर करेंगे। सो हियर द सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, जो कि है रेडियो आइसोटॉप्स इन डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। नंबर फर्स्ट है लेबल्ड साइनोकोबैलेमिन, फाइंड यूज ऑफ मेजरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में इसका यूज होता है, लेबल्ड साइनोकोबैलेमिन का यूज किया जाता है मेजर करने में कि फिल्ट्रेशन रेट क्या है। सेकेंड है फेरिक सिट्रेट इंजेक्शन, फाइंड यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो फेरिक सिट्रेट का इंजेक्शन जो है वो उसका यूज होता है इन द डायग्नोसिस ऑफ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ मैंने रेडियो आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल और उनका कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो मैंने यहाँ पे बताया है। थर्ड है रिसर्च, एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट विद रेडियो आइसोटॉप्स एज ट्रेसेस। तो रिसर्च वर्क जो है, रिसर्च वर्क में इनका यूज किया जाता है। एक्सीलेंट बायोलॉजिकल और मेडिकल स्टडीज की जा रही है, कैरिड आउट हो रही है विद रेडियो आइसोटॉप्स एज ट्रेसेस। थर्ड है, फोर्थ जो है स्टरलाइजेशन पर्पज में। तो स्टरलाइजेशन पर्पज में सभी रेडियो आइसोटॉप्स का, इवन रेडिएशंस का यूज किया जाता है फॉर स्टरलाइजिंग द प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन द हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इन द डेली यूज हम भी अपना माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री करने के लिए चीज़ों को धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं। यूवी रेडिएशंस की वजह से उनमें जो है स्टरलाइजेशन हो पाता है चीज़ों में। तो वही है इसमें एक्सीलेंट यूज इज बीइंग मेड ऑफ, इसका सबसे ज़्यादा प्रॉपरली यूज जो है, एक्सीलेंट यूज जो है स्टरलाइजेशन में मेनली होता है। एक्सीलेंट यूज इन बीइंग मेड ऑफ रेडिएशन constantly available from some strong radiation source of sterilizing pharmaceuticals। तो एक्सीलेंट यूज इज बीइंग मेड, रेडिएशन का एक्सीलेंट यूज किया जाता है कांस्टेंट बेसिस पे, अवेलेबल होता है फ्रॉम सम स्ट्रॉन्ग रेडिएशन सोर्सेज से फॉर द स्टरलाइजिंग फार्मास्यूटिकल, क्या करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स को इन देयर फाइनल पैक्ड कंटेनर्स। किसमें, फाइनल पैक्ड कंटेनर्स में हमने कोई भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमने स्टोर कर दिया, आफ्टर दैट हम उसको स्टरलाइज करते हैं सो दैट उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं रेडिएशंस को या रेडियो आइसोटॉप्स को इन द हॉस्पिटल्स। सो ये कंप्लीट एप्लीकेशंस हो गई। यहाँ पे मैंने 3 सम स्पेसिफिक रेडियो आइसोटॉप्स मेंशन किए हैं, उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन केस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम Ca44 एंड Ca45, द रेडियो एक्टिव कैल्शियम हैज बीन यूज्ड टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर। तो
जो रेडियो एक्टिव कैल्शियम है Ca44 एंड Ca45 वो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, बोन स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। सेकंड है रेडियो एक्टिव C14, इट इज प्योर बीटा इमीटर, ये प्योर बीटा रेज इमीटर होता है। नंबर थर्ड है कैल्शियम 47, इट इज यूज्ड इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टडीज, ये यूज किया जाता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टडीज में ये यूज किया जाता है। तो सम स्पेसिफिक रेडियो आइसोटॉप्स का एप्लीकेशंस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे इस पूरी वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक वाइल वी आर हैंडलिंग और स्टोरिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या फिर रेडियो आइसोटॉप्स या फिर रेडियो एक्टिव substances. So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you very much for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you.